डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मजमिश्र। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा अभियान, देश के 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बार बार ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल। इंडिया गठबंधन ने किया समर्थन, बीजेपी ने जताई आपत्ति। झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाए संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप। होंगी खेल की भी खबरें और खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। लखनऊ हाईकोर्ट ने मांगी राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने की रिपोर्ट। दोहरी नागरिकता मामले में केंद्र को 10 दिन में जवाब देने के निर्देश। अगली सुनवाई 5 मई को। चुनाव में गड़बड़ी को लेकर राहुल ने अमेरिका के बोस्टन में फिर उठाया सवाल। महाराष्ट्र में शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच कैसे पड़े 65 लाख वोट। झारखंड में नक्सली हिंसा पर गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान। नक्सलवाद खत्म करने की मुहिम होगी और तेज। बोकारो मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सली। न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों के बीच बोले जस्टिस गवई और एजी मसीह, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश दें? मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती से किया इनकार। और अमेरिका में भारतीय छात्रों ने ट्रंप सरकार पर किया केस। अवैध तरीके से वीजा रद्द करने का लगाया आरोप। डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ा। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन चलाने की तैयारी में है। कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर ईडी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने के बाद आज से देश भर के 57 शहरों में पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। यह सिलसिला 24 अप्रैल तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड प्रकाशन को स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत स्मारक बताया है। इस बीच अमेरिका के बोस्टन शहर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग के खिलाफ दिए गए बयानों पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। पूरे ब्यौरे के साथ हैं अंशिता। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। पार्टी का कहना है कि 21 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों के 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में बीजेपी की ओर से फैलाए जा रहे झूठ को उजागर करना है। कई शहरों में आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले। पहली बात तो ये कि यह जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसका कानूनी पक्ष कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे इसके कानूनी पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगा। सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है कि जिस कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है, उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस केस में लगेगा जिस केस में कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ हो। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। बार बार ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ना तो वो मुनाफा कमाती है और ना उसका मुनाफा कोई ले सकता है। कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है। पिछले हफ्ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें उन पर 988 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव में धांधली को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अमेरिका के बोस्टन में उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है और इस सिस्टम में गड़बड़ी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं हैं, उससे ज्यादा वहां वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया, लेकिन 2 घंटे बाद 65 लाख वोट बढ़ गए।
अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इन बयानों के लिए उनकी आलोचना की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते, झूठ फैलाने का प्रयास करते, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते, लोकतंत्र पर सवालिया निशान उठाने का प्रयास करते। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे कहते हैं कि राहुल गांधी 100% सही बोल रहे हैं। 100% सही है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के ही कार्यालय से चलता है, उन्हीं के दफ्तर से चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी राहुल गांधी के बयानों को सही ठहराया है। महाराष्ट्र के चुनाव में लाखों की तादाद में जाल वोटरों की, और ये जाल वोट के चलते फर्जी वोटर और फर्जी वोट, इसको सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव के समय जीत हासिल करने के लिए उपयोग किए थे, और राहुल गांधी जी इनकी संख्या स्पष्ट रूप से बताया था। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस और राहुल गांधी जी की जो शिकायत, उनकी स्पष्टीकरण आज तक नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के पास चुनावी धांधली को लेकर लगातार शिकायतें करता रहा है। खासकर हाल ही में हुए महाराष्ट्र और विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की मांग है कि देश में चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। और अब एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद एक व्यक्ति ने फैसला सुनाने वाली महिला जज को ही धमकाना शुरू कर दिया। हुआ ये कि न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला की कोर्ट में चेक बाउंस का एक मामला आया था, जिसमें उन्होंने उस व्यक्ति को चेक बाउंस का दोषी पाया था। अपने खिलाफ आदेश आने के चलते वो व्यक्ति भड़क गया और महिला जज से अभद्रता करने लगा और उन्हें धमकी देने लगा। जज ने अपने आदेश में इस घटनाक्रम का जिक्र किया है और दोषी व्यक्ति के वकील को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह निधन हो गया। कार्डिनल केविन फेरेल ने पोप के निधन की घोषणा की। पोप फ्रांसिस को कैथोलिक चर्चों में सुधार के लिए भी जाना जाता है। इसके बावजूद पोप परंपरावादियों के बीच भी लोकप्रिय थे। फ्रांसिस अर्जेंटीना के रहने वाले थे और दक्षिण अमेरिका से बनने वाले वो पहले पोप थे। पोप फ्रांसिस को उनके समर्थक आम लोगों से संवाद करने, वेटिकन नौकरशाही यानी क्यूरिया में सुधार लाने, वेटिकन बैंक में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और चर्च में बाल यौन शोषण रोकने के संकल्प के कारण खासा पसंद करते थे। पोप फ्रांसिस ईस्टर संडे को ही वेटिकन में सेंट पीटर्स स्क्वायर पर सबसे मुखातिब हुए थे। 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अब नए पोप का चयन होगा। पोप के लिए यह चुनाव वेटिकन सिटी की चैम्बरलिन चर्च की देखरेख में सिस्टीन चैपल में होता है। यहाँ एक चिमनी लगी होती है जिसमें उठने वाला काला और सफेद धुआं बताता है कि पोप का चयन हुआ है या नहीं। तो पोप चुने जाने की क्या है प्रक्रिया, यही बता रही है हमारी सहयोगी आराधना। 88 साल के पोप फ्रांसिस की मौत के बाद दुनिया भर में रहने वाले करीब 1.5 अरब कैथोलिक ईसाई शोक में डूब गए हैं। पोप फ्रांसिस की मौत के बाद अब नए पोप का चुनाव होगा। पोप के लिए चुनाव वेटिकन सिटी की चैम्बरलिन चर्च की देखरेख में सिस्टीन चैपल में होता है। पोप का पद 2000 साल पुराना है। नए पोप का चुनाव कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स यानी वरिष्ठ धर्मगुरुओं के जरिए होता है। ये एक बड़ी प्रक्रिया होती है। इसके लिए पहले कार्डिनल्स की सभा होती है। कॉलेज ऑफ कार्डिनल कैथोलिक चर्च में सबसे वरिष्ठ पादरी का एक निकाय होता है। इसमें सभी कार्डिनल शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर पोप का चुनाव करते हैं और उनको सलाह देते हैं। यही कार्डिनल्स चर्च के प्रशासन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स में वो सभी सदस्य शामिल होते हैं जो कि चर्च के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। पोप के पद के बाद कार्डिनल के पद को ही रोमन कैथोलिक्स में सर्वोच्च माना जाता है। पोप के निधन हो जाने या फिर उनके इस्तीफा देने की स्थिति में कार्डिनल कॉलेज एक स्पेशल प्रक्रिया के जरिए नए पोप का चुनाव करता है। उसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। इस कॉन्क्लेव में 80 साल से कम उम्र के पोप ही चुनाव में हिस्सा लेने के योग्य होते हैं। ये सभी कार्डिनल्स सिस्टीन चैपल में मतदान करते हैं।
कॉन्क्लेव में सभी कार्डिनल अपने उम्मीदवार का नाम पर्ची में लिखकर प्लेट में रखते हैं। 3 अधिकारी इन नामों की गिनती करते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत मिलता है तो वो नया पोप बनता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि 2/3 बहुमत से किसी पोप का चुनाव नहीं हो जाता। इसके बाद पर्चियों को जला दिया जाता है। नए पोप के चुनाव का संकेत सिस्टीन चैपल की छत पर लगी चिमनी देती है। चिमनी से सफेद धुआं पोप के निर्वाचन का संकेत होता है। लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत नहीं मिलते हैं तो भी पर्चियों को जला दिया जाता है, लेकिन इस बार काला धुआं निकलता है और फिर कोई एक व्यक्ति उनके नाम की घोषणा करता है। पोप के चुनाव में कार्डिनल्स की संख्या कितनी होगी ये हर बार कार्डिनल्स की उम्र के आधार पर बदलती रहती है, क्योंकि उन्हीं कार्डिनल्स को नया पोप चुनने की इजाजत है जिनकी उम्र 80 साल से कम है। 21 अप्रैल 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा समय में 252 कार्डिनल है, लेकिन नए पोप के चुनाव में वोटिंग के लिए केवल 138 ही वोट देने के योग्य हैं। यानी नए पोप का चुनाव करने में 138 कार्डिनल हिस्सा लेंगे। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धार्मिक नेता होते हैं। वे वेटिकन सिटी के प्रमुख और पूरी दुनिया के कैथोलिकों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते हैं। पोप चर्च के धार्मिक और प्रशासनिक मामलों का नेतृत्व करते हैं और कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि संघर्ष विराम का ऐलान करने के बावजूद रूसी सेना मोर्चे पर लगातार फायरिंग और हमले कर रही है। रूस ने भी यूक्रेन पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ईस्टर के मौके पर दोनों देशों के बीच 30 घंटे का संघर्ष विराम शनिवार शाम को शुरू हुआ था। पूरी जानकारी के साथ हैं आराधना। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से चले आ रहे युद्ध में पहली बार किसी संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी, लेकिन रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि वो मोर्चे पर संघर्ष विराम में भी हमले जारी रखे हुए है। जेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध विराम लागू होने के 6 घंटे बाद तक रूसी सेना की ओर से गोलीबारी की 387 घटनाएं और 19 हमले हुए। साथ ही ड्रोन से 290 बार हमले किए गए। हालांकि रूसी वायुसेना ने किसी भी ड्रोन या मिसाइल हमले की बात नहीं कही है। वहीं दूसरी ओर रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी नियंत्रण वाले इलाकों में यूक्रेनी सेनाओं पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि संघर्ष विराम का उल्लंघन कर कब्जे वाले गांव और कस्बों पर गोलीबारी हो रही है। रूसी कब्जे वाले दनेत्स्क शहर में भी रविवार सुबह धमाकों की आवाज सुनी गई। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन ने संघर्ष विराम का 1000 से भी ज्यादा बार उल्लंघन किया है। मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के हमलों में बुनियादी ढांचे के साथ ही कुछ आम लोगों की भी मौत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रूस को संघर्ष विराम पर मनाने के लिए महीनों से कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ईस्टर वीकेंड पर दोनों देश एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हुए थे। पुतिन ने घोषणा की थी कि शनिवार शाम 6 बजे से रविवार मध्य रात्रि तक हमले नहीं होंगे। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी इसी रास्ते पर चलेगा और साथ ही इस संघर्ष विराम को रविवार से आगे बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया। लेकिन दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर फरवरी साल 2022 में हमला किया था। इससे पहले अप्रैल 2022 में ईस्टर और जनवरी 2023 में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर संघर्ष विराम की कोशिशें नाकाम हो गई थी, क्योंकि दोनों देश उस पर सहमत नहीं हो सके थे। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं आंचल। आईपीएल 2025 के बीच सभी की निगाहें बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर टिकी हुई थी। बीसीसीआई के सेंट्रल में उन खिलाड़ियों को ही जगह मिल पाती है जो पिछले साल टीम इंडिया की तरफ से किसी न किसी फॉर्मेट का हिस्सा रही हों। इस बार बीसीसीआई की सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 34 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। इन्हें A+, A, B और C यानी 4 ग्रेड में रखा गया है। A+ में 4, A ग्रेड में 6, B में 5 और C ग्रेड में सबसे ज्यादा 19 खिलाड़ियों को जगह मिली है। A+ ग्रेड में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को जगह मिली है, जबकि A ग्रेड में मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। B ग्रेड में सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर का नाम शामिल है।
वहीं सी ग्रेड में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा को जगह दी गई है। फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि खिलाड़ियों को कितनी रकम दी जाएगी। पिछले साल को आधार माना जाए तो A+ ग्रेड में शामिल खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि A ग्रेड की लिस्ट वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़, B ग्रेड में 3 करोड़ और C ग्रेड के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। पिछले सीजन बीसीसीआई की सालाना कॉन्ट्रैक्ट सूची में 30 खिलाड़ी ही शामिल थे, यानी इस बार ये संख्या 4 ज्यादा है। इस बार 8 खिलाड़ियों को जोड़ा गया है, जबकि पुराने 4 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। जिन खिलाड़ियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जोड़ा गया है उसमें श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप और हर्षित राणा है, जबकि शार्दुल ठाकुर, जितेश शर्मा, KS भरत और आवेश खान को बाहर कर दिया गया है। यानी पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किए गए श्रेयस अय्यर, ईशान किशन की वापसी हुई है। इस सीजन में श्रेयस अय्यर को B ग्रेड जबकि ईशान किशन को C ग्रेड में रखा गया है। ऋषभ पंत का भी प्रमोशन हुआ है, वो अब B से A ग्रेड में आ गए हैं। DB लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। खेल की खबरें सुना रही थी आंचल। और अब आज की खास रिपोर्ट, जिसमें चर्चा होगी बाल साहित्य की चुनौतियों पर। मोबाइल के जमाने में अब किताबें पढ़ने की आदत छूटती सी जा रही है। ऐसे में बच्चों तक बेहतर साहित्य कैसे पहुंचे, ये समझना जरूरी है। हमारे साथी अतुल सिन्हा ने यही समझाने की कोशिश की है अपनी इस रिपोर्ट में। मोबाइल के इस ज़माने में यह बड़ी मुश्किल हो गई है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। उनके भीतर बेहतर संस्कार भरने वाले साहित्य को उन तक कैसे पहुंचाया जाए। बाल साहित्य के जानकारों के लिए यह एक मुश्किल तो है कि कैसे आज के दौर में रोचक तरीके से बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इन गंभीर सवालों पर आजकल साहित्यिक आयोजनों में चर्चा तो खूब होती है, लेकिन कोई कारगर रास्ता निकलता नहीं दिखता। तकनीक के इस बदलते दौर में बाल साहित्य की चुनौतियों पर हमने बात की जाने माने साहित्यकार और बच्चों के लिए तमाम किताबें लिखने वाले सुभाष चंद्र से। बाल साहित्य की बहुत सारी चुनौतियां। पहली बात तो यह है कि बाल साहित्य को, जैसे मराठी है, बंगला है, तेलुगु है, वहाँ पर बाल साहित्य की बड़ी महत्ता है और अधिकांश बड़े लेखकों ने, चाहे वो शंकर रहे हों, चाहे विभूति भूषण बंदोपाध्याय रहे हों या माणिक रहे हों, सभी ने बाल साहित्य लिखा है। तो वहाँ पर उस तरह की स्थिति हिंदी साहित्य में नहीं है। नंदन बंद हो चुकी है, पराग बंद हो चुकी है, बाल हंस भी शायद अब नहीं चल रही है। अधिकांश पत्रिकाएं जो है वो है नहीं। मेरा भी संपर्क नेशनल बुक ट्रस्ट से रहता है। बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, उसको देखते हुए भी चीजें करें। रोचकता प्लस ज्ञान हमेशा बाल साहित्य का एक फार्मूला रहा है कि बच्चे उस तरीके से देखें उसे। हर साल साहित्य अकादमी बाल साहित्य के लिए पुरस्कार भी देता है और बच्चों के लिए तमाम रोचक पुस्तकें भी प्रकाशित करता है। साहित्य अकादमी के संपादक अजय कुमार शर्मा बताते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए बेहतर साहित्य उपलब्ध हो और लगातार बच्चों की किताबों के तमाम सेट छापे भी जा रहे हैं। लेकिन आज के दौर में बच्चों को पढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। आज भी प्रकाश मनु, दिविक रमेश, बाल स्वरूप राही, देवेंद्र मेवाड़ी, क्षमा शर्मा और विनोद कुमार शुक्ल तक लगातार बच्चों के लिए लिख रहे हैं और उनके मनोविज्ञान को समझते हुए कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। लेकिन तकनीक की चुनौती को वह भी मानते हैं। आखिरकार सबकी एक ही राय है कि अगर बेहतर कंटेंट होगा तो बच्चों तक पहुंच ही जाएगा। DB लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए DB लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।